प्रिय दर्शकों, आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू हम सब की बहुत अज़ीज़ और बहुत प्यारी और बहुत मीठी ज़बान है। हम सब चाहते हैं कि हम उर्दू सीखें, उर्दू बोलें और अपने जुमलों में, अपने जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सब में हम उन उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूर करें कि जिसके ज़रिए से हमारे सुनने वाले को ये अंदाज़ा हो कि देखो कितनी खूबसूरत ज़बान बोलता है ये शख्स, या इस व्यक्ति की ज़बान कितनी मीठी है। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का यही मकसद भी है कि आप सब इस ज़बान को सीखें। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये कोशिश की है कि आप लोगों को हम ये प्यारी और मीठी ज़बान सिखा सकें। तो इसीलिए हमने कहानियों के ज़रिए से, कविताओं के ज़रिए से, या मुख्तलिफ़ जुमलों के ज़रिए से, या फिर ऐसे वाक़यात के ज़रिए से आपको कुछ ना कुछ सुनाकर, कुछ फ़िल्मी नग़मे भी सुनाकर, कुछ गज़लें भी सुनाकर हमने ये कोशिश की है। हिंदी की कहानियाँ भी सुनाई। इसके अलावा जो कहानियाँ तर्जुमा हुई, चाहे वो अरबी से हुई, चाहे वो रशियन ज़बान से हुई, फ़ारसी से हुई, हमने उन कहानियों के ज़रिए से भी उर्दू ज़बान को सीखने की कोशिश की। तो आज इसी सिलसिले में हमने फिर एक बेहद ख़ूबसूरत कहानी का इंतख़ाब किया है, जिसका उन्वान है या जिसका शीर्षक है अनोखा सपना। अनोखा सपना, अनोखा किसे कहते हैं राजेश, बताइए? निराला, कुछ अलग किस्म का सपना, सपना, ख्वाब। तो अब देखिए, ये जो लफ्ज़ है ख्वाब हमने उर्दू में बोला, तो इसका सही तलफ़्फ़ुज़, इसका सही उच्चारण आपको आना चाहिए। आप ख्वाब नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ख्वाब। तो टाइटल हमारा क्या है? अनोखा सपना। अनोखा सपना यानी एक निराला ख्वाब, एक अलग सा ख्वाब जो कोई शख्स या कोई व्यक्ति देख रहा है। तो अब देखिए, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। किसी समय सैयद नामक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति बगदाद में रहता था। कहानी में इतना नहीं उलझना है कि आप तलफ़्फ़ुज़ भूल जाएं। तो किसी समय, समय का मतलब होता है वक्त या ज़माना। यहाँ ज़माना भी आ सकता है और यहाँ इसके मानी वक्त के भी आ सकते हैं। तो किसी ज़माने में, चाहे वो कभी कभी रहा हो, एक शख्स था, उसका नाम था, अब देखिए व्यक्ति के लिए उर्दू में लफ्ज़ आता है शख्स। देखिए, शीन, खे और फिर स्वाद, ये। अब शख्स आपका एक तो तलफ़्फ़ुज़ सही हो, व्यक्ति तो आपको पता ही हिंदी में कहते हैं, उसके लिए हमने कितने हर्फ लिए? शीन प्लस खे प्लस स्वाद, शख्स। समझ में आया? फिर हमने इसको मुख्तसर किया, शीन छोटा किया, खे को छोटा किया, फिर इसमें पूरा स्वाद क्योंकि आखिर में आ रहा है, फिर 3 नुक्ते शीन के लगाए, 1 खे का लगाए। शख्स लिखना सीखना है, साथ साथ उच्चारण सीखना है। कि जब आप ये कहें कि फला शख्स ने ये बात कही, तो आप ये ना कहें फला शख्स ने या शख्स ने ये बात कही। उच्चारण पे आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। और साथ ही साथ इसको अगर आप बार बार लिख कर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस लफ्ज़ ने न सिर्फ ये कि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा किया, बल्कि आपने इसको बोलना और लिखना भी सीख लिया। इसी तरह से देखिए, वक्त में काफ, वाव है पहले, फिर प्लस काफ प्लस ते। यहाँ मुझे आपको सिखाना मकसद फिर वही है कि तलफ़्फ़ुज़ और लिखना। कि वक्त, आप क़ा की आवाज़ हलक से निकालेंगे, वक्त, इसे वक्त नहीं कहेंगे। इस तरह से ज़माना में जेड की आवाज़ निकालेंगे, जेड। ये जमाना नहीं होगा लफ्ज़, ज़माना। हिंदी में अगर इसको हम कहेंगे तो ज पे बिंदी लग जाएगी, यानी जेड, ज़माना। तो
किसी समय सैयद नामक बहुत ही परिश्रमी, अब परिश्रमी किसे कहते हैं? मेहनती। मेहनती, गुड, बिल्कुल सही है। चलिए, ये तो आपको पता है कि बहुत ही मेहनती व्यक्ति बगदाद, बगदाद में गैन का तलफ़ुज़, बगदाद इसीलिए मैं उर्दू में लिख रही हूँ, आप देखिए बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, बगदाद बेगैन, ये तो गैन का तलफ़ुज़ आपका, इसको बगदाद आप नहीं कहेंगे, बगदाद। तो किसी समय सैयद नामक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति बगदाद में रहता था। वो बहुत सारे जहाज़ों का मालिक था, यानी उसके पास बहुत जहाज थे। एक बार दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश बदकिस्मती से, वो बहुत सारे दुर्भाग्यवश उसके जहाज समुद्र में डूब गए, यानी उसके पास बहुत सारे जहाज थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसके सारे जहाज डूब गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसकी वजह से नतीजा क्या हुआ? जीवन की सारी सुख सुविधा छिन गई। सुख सुविधा, ऐशो आराम सब उससे छिन गया। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। दुख और भूख से बेहाल सैयद सोचने लगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। नष्ट, बर्बाद, बर्बाद या खत्म हो गया, ठीक है। तो वो अब देखिए, खत्म बोलिएगा, सो खत्म कोई लफ्ज नहीं होता है, खत्म, खे का उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अच्छा, मैंने जहाज के व्यापार के लिए कर्ज लिया था, कर्ज में काफ। अब जहाज ही डूब गया तो कर्ज कहाँ से लौटाऊंगा? यदि मुझे पैसा मिल जाए तो इस बार मैं बहुत चतुराई से व्यापार करूंगा। व्यापार, बिजनेस, बिजनेस या तिजारत, ठीक। अच्छा, चतुराई, चालाकी से, होशियारी से। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई, वह सपना देखने लगा। अब देखिए यहाँ से, अब वो सोचते सोचते परेशान है कि जहाज डूब गए, उसका पैसा सब डूब गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, तो वो ख्वाब देखता है। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वह सपना देखने लगा। सपने में उसे एक आवाज सुनाई दी जिसने उसे काहिरा जाने के लिए कहा, यानी उसको एक आवाज आई और उस आवाज ने उसे कहा कि तुम काहिरा चले जाओ। साथ ही ये भी बताया कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। अब देखिए, ख्वाब में एक आवाज आती है और उसे कहती है तुम जो है काहिरा चले जाओ। जागने पर सैयद को सपने की बात याद आई। अब सैयद इस व्यक्ति का नाम है जिसके साथ सब कुछ हो रहा है। उसने सोचा, मेरा सब कुछ खो चुका है, धन चला गया, पत्नी चली गई, अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ इस कहानी से और भी कुछ सबक मिलता है कि जब इंसान के पास कुछ बचता नहीं तो वो कैसे सोचता है। अब खोने के लिए कुछ नहीं है तो काहिरा चलना चाहिए, कम से कम एक नया शहर ही देख लूंगा। सैयद काहिरा चला गया। वहाँ के लोग उनका पहनावा, उनकी भाषा, जबान सभी अलग थे। परेशान सैयद दिन भर शहर में घूमता रहा और रात में थककर मस्जिद की सीढ़ियों पर खो गया। उसी रात मस्जिद में कुछ चोर आए। पहरेदारों ने जब उनका पीछा किया तो वो भागने में सफल हो गए। कामयाब हो गए। अच्छा, कामयाब का जुमला बताइएगा। कामयाब, छोटा सा जुमला चाहिए, कौन बताएगा? कामयाब, बहुत आसान सा जुमला है। राजू इम्तिहान में कामयाब हो गया। राजू इम्तिहान देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है। इम्तिहान में कामयाब हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि चोर तो भाग गए। उन पहरेदारों ने सैयद को ही चोर समझकर पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। डर के मारे सैयद के हाथ पांव फूल गए। अब जाहिर सी बात है, वो अजनबी शख्स है, अब वो अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में गया है, लेकिन वहां पर भी वो एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ कि उसको चोर समझ लिया गया। तो उसके हाथ पैर फूल गए और वो डर गया। उसने कांपते कांपते कहा, मैं बगदाद से आया हूँ। बड़ी खूबसूरत कहानी है, गौर से सुनिएगा, सवाल पूछूंगी फिर। जी मैम। मैं बगदाद से आया हूँ, बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं अपने सपने के कारण
वजह से यहाँ आया हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। पहरेदार हंसने लगे और कहा, तुम बड़े मूर्ख हो। मूर्ख? बेवकूफ। बेवकूफ। अब लिखा कैसे जाएगा बेवकूफ, जरा इसके हिज्जे बताइए। पहला हर्फ बे, फिर दूसरा वाव, नहीं ये, तीसरा वाव, चौथा काफ, काफ, फिर वाव, वाव, फिर फे। पे। अब देखिए कैसे ये मुख्तसर होगा। बे को हमने शोशा लिया, बे का, ये का शोशा लिया, फिर वाव उसमें लिया है। बे के नुक्ते, ये के नुक्ते, बे ये जबर बे, वाव जबर वा, काफ वाव पेशकू, फे साकिन, बेवकूफ। इस तरह लिखा जाएगा ये। तो बहरहाल अब उसने, उन लोगों ने कहा, पहरेदारों ने उससे, उन्होंने हंसे और कहने लगे कि तुम बड़े मूर्ख हो, सपनों पर विश्वास करते हो। विश्वास, भरोसा, हाँ, यकीन उसके लिए और अच्छा लफ्ज है। यकीन में काफ की आवाज आनी चाहिए। जी। कल रात को मुझे भी एक सपना आया था, उनमें से एक पहरेदार ने कहा। मैंने देखा कि बगदाद के एक घर के बगीचे में संगमरमर का फव्वारा है। अब देखिए यहाँ कई लफ्ज ऐसे आए हैं कि जिनका उच्चारण आपका सही होना चाहिए। पहरेदार हंसने लगे और कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, सपनों पर विश्वास करते हो। कल रात को मुझे भी एक सपना आया था। मैंने देखा कि बगदाद के एक घर में, अब देखिए बगदाद में गैन आप सीख चुके हैं, फिर उसके बाद फिर घर के बगीचे में, बगीचा, बे प्लस गैन प्लस ये प्लस जे और प्लस कौन सी वाली है, गोल है। बगीचा देखिए कैसे लिखा जाएगा। गैन को देखिए किस तरह से लिया है, ये के शोशे, फिर चे है, बगीचा। तो उसने कहा कि मैंने देखा कि बगदाद के घर के बगीचे में संगमरमर का एक फव्वारा है। फव्वारे के नीचे खजाना छुपा हुआ है। देखिए खजाना कोई लफ्ज नहीं होता, खजाना छुपा हुआ है। तुम क्या सोचते हो, मैं इस पर विश्वास कर लूंगा? कहा कि मैंने देखा ख्वाब में। उसने कहा कि भाई तुम तो अजीब बेवकूफ़ इंसान हो कि ये कह रहे हो कि तुमने ख्वाब देखा कि काहिरा चले जाओ तो तुम यहाँ चले आए। तो उसने कहा कि मैंने कल एक ख्वाब देखा। अब देखिए यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो शख्स है सैयद नामी, ये कहाँ का रहने वाला है? अभी मैंने बताया था बगदाद का। और ये गया कहाँ पर है? काहिरा। काहिरा में गया है। काहिरा नहीं होता, काहिरा, काफ जी, काहिरा। अब काहिरा जब पहुंचता है तो वहां पहरेदार इसको फिर कहता है कि मैंने ये ख्वाब देखा है, क्योंकि ये बगदाद का रहने वाला है तो तंज कर रहा है इसके ऊपर और इससे कहता है कि हाँ जाओ देखो, मैंने तो ये ख्वाब देखा है। तो उसने बाकायदा नहीं कहा उससे कि तुम देखो जाके वहां पर, बल्कि कहा कि तुमने ये देख लिया कि भाई काहिरा तुम्हें जाना चाहिए तो तुम चले आए उठ के, चलो देखो मैंने ये ख्वाब देख लिया है कि मुझे जो है वो बगदाद जाना चाहिए, इतना बड़ा खजाना दबा हुआ है तो मैं वहां चला जाता हूँ। तो एक ये मतलब जैसे एक बातचीत में एक इंटरेक्शन है कि इस तरह से कि हाँ तुम ये कहे यहाँ चले आए, ठीक है मैंने ये देखा, मैं शायद हो सकता है मैं वहां जाऊं। तो जा नहीं रहा है वो। तो उसने कहा कि मैंने देखा कि बगदाद के एक घर के बगीचे में संगमरमर का फव्वारा है, फव्वारे के नीचे खजाना छुपा हुआ है, तो क्या तुम सोचते हो कि मैं इस पर यकीन कर लूंगा? उन्होंने कहा मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं, मैं नहीं जाने वाला हूं, ये बस एक सपना था। वापस तुम बगदाद जाओ, यहाँ काहिरा में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। पहरेदार ने मशवरा दिया कि भाई तुम जाओ अपने शहर, अपने घर जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं। उन्होंने सैयद को छोड़ दिया। अब एक काम पहरेदारों ने अच्छा किया कि उन्हें इस बात पर यकीन आ गया कि ये शख्स बेगुनाह है, उन्होंने उसे छोड़ दिया और वह वापस बगदाद लौट आया। एक दिन पहरेदार के सपने की बात याद आई। अब बताइए क्या हो सकता है इसमें कहानी में? राजू या राजेश, कौन बताएगा, या राकेश आप बताएंगे? अच्छा, पहरेदार के सपने की बात याद आई। अब देखिए सैयद जो है वो वापस लौट आया, उसको पहरेदार के ख्वाब की बात याद आई। उसे याद आया कि उसके अपने घर के बगीचे में, अब देखिए कहानी में क्लाइमेक्स आएगा एकदम जी। उसे याद आया कि उसके अपने घर के बगीचे में एक संगमरमर का फव्वारा है। क्या कहा था पहरेदार ने उससे?
कहा तो संगमरमर का फव्वारा एक बगीचा। हाँ, और उसके नीचे क्या है? ये तो भी आपने बताया नहीं। मैंने बताया। क्यों नहीं बताया? आपने गौर से सुना नहीं इसका मतलब? खजाना है उसके नीचे। खजाना है। अब कैसे मैंने बता दिया? कैसे पता चल गया तुम्हें कि मतलब ये खजाना है उसके नीचे? याद आ गया। ध्यान दो वरना कुर्सी पे खड़ा करूंगी अभी। तो बहरहाल, खैर, अब हुआ क्या कि पहरेदार के सपने की बात याद आ गई। उसे याद आया कि उसके अपने घर के बगीचे में एक संगे मरमर का फव्वारा है। फव्वारा भी लिखना सीख लीजिए वरना फिर दिक्कत होगी। देखिए, फे प्लस वाओ प्लस अलिफ प्लस रे प्लस हे, फव्वारा। अब इसमें फे का शोषण लेंगे, वाव लेंगे, अलिफ और रे और फिर हे, ये फव्वारा। तो अब ये उसने देखा कि भाई फव्वारा मौजूद है, इस पे तशदीद भी आप लगा सकते हैं। तो देखा कि भाई उसे कुछ कहते हैं ना, कुछ ध्यान आया कि उसको लगा कि भाई कहीं कुछ तो चीज़ें मिल रही हैं। उसके अपने घर के बगीचे में, यानी खुद सैयद के घर के बगीचे में एक फव्वारा है और उसने वहां जाकर उस फव्वारे को उखाड़ा और फिर खोदना शुरू किया। घंटों खोदने के बाद उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। जल्दी जल्दी खोद कर सैयद ने उसे बाहर निकाला। क्या हो सकता है? उसने, देखिए, अपने ही उसके घर में, यानी कभी कभी ख्वाब किस तरह सच भी हो जाते हैं कि पहरेदार ने उससे कहा कि जाओ जाके बगदाद में देखो, एक संगे मरमर का चबूतरा है, उसके ऊपर फव्वारा है और उसके अंदर खजाना गड़ा हुआ है। तो अब इसने देखा कि वो तो उसके घर में ही मौजूद है। तो अब उसने, जब वो उसको खोदा, उसको बहुत खोद के जब उसने देखा, बहुत काफी नीचे तक चला गया वो खुदाई करते करते, तब उसने देखा कि उसका फावड़ा जो है वो किसी चीज से टकरा रहा है। घंटों खोदने के बाद, देखिए, ये नहीं हुआ कि ऊपर से खोदा और निकल आया वो, तो घंटों जब खुदाई करता रहा तो उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। जल्दी जल्दी खोद कर सैयद ने उसे बाहर निकाला। यहाँ मैंने यही पूछा कि वो क्या चीज हो सकती है। क्या उसको कोई ऐसी बाल्टी वाल्टी मिल गई या क्या मिल गया? भाई, एक आदमी ख्वाब की ताबीर के लिए, ख्वाब को सच समझने के लिए कुछ ढूंढ रहा है, तो क्या ढूंढ रहा है वो? खजाना। तो अगर कॉमन सेंस लगाइए कि अगर उसका फावड़ा किसी से टकराता है तो किस चीज से टकराएगा? पीतल की एक गगरी, यानी पीतल की एक गगरी सोने की अशरफियों से भरी हुई। उसका फावड़ा टकराया और उसने देखा पीतल की एक गगरी है जो सोने की अशरफियों से भरी हुई। अब तो आंख खुल गई। काश के ऐसे ख्वाब सबके सच होते। बहरहाल, सैयद की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता, खुशी। अब जाहिर सी बात है, ख्वाब वो देखा तो पहरेदार ने था, लेकिन इसको बताया और इसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि क्योंकि इसका सारा कारोबार खत्म हो गया था, जहाज डूब गए थे, उसके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो जब उसने देखा कि इतना सारा सब कुछ, यानी इतनी सारी अशरफियां, उसने फिर से अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। उसने वो अशरफियां ले ली और अपना काम करना शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में धनी हो गया। धनी, मालदार हो गया। हाँ, दौलतमंद या मालदार हो गया। अब उसे अपने सपने की बात समझ में आ गई थी। तो ये सपना बताइए कैसा लगा आपको? ये तो बहुत ही अच्छा था। सच हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, ये एक खूबसूरत कहानी थी जिसके जरिए से आपने बहुत सारे हर्फ, बहुत सारे लफ्ज सीखे। अब मैं, देखिए, कहानी आपसे मैं सिर्फ इतना सा पूछ रही हूँ कि ये बता दीजिए कि इस पूरी कहानी में क्या कहा गया है। जरा सा गौर कीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको एक कुछ लफ्ज दूंगी जिस पे आपको आराब लगा के ये बताना होगा, यानी मात्राएं लगा के बताना होगा कि वो लफ्ज क्या पढ़े जाएंगे। वो एक खेल है, उसका कहानी से कोई मतलब नहीं, उसका मकसद सिर्फ आपको मात्राएं सिखाना होगा। सिर्फ 2 मिनट का होगा वो। तो यहाँ ये जो इतनी बड़ी मैंने कहानी आपको सुनाई, उससे क्या नतीजा, क्या निष्कर्ष निकाला आपने? अफसोस है अगर नहीं बता पाए तो। सोच लीजिए। अच्छा, चलिए, कोई नहीं, इसको आप सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। हम आते हैं खेल की तरफ।
गाफ लाम, गाफ लाम, गाफ लाम। इस पे 3 मात्राएं लगाइए, जेर जबर पेश। फिर उसके मानी हम तय करेंगे। इस तरह से आप लिखना भी सीखेंगे। अगर हम मान लीजिए इसके ये है गाफ प्लस लाम, ठीक, ये मिलके बना ये। अगर हमने इस पर लगा दिया, ये तो गाफ के 2 डंडे आ गए, इस पे हमने लगाया जबर, क्या पढ़ा जाएगा? गाफ। और लाम के ऊपर हम लगाएंगे ये जज्म, यानी ये प्लस का निशान लगाएंगे। तो गाफ को लाम में जोड़ेंगे, गाफ लाम जबर गल। गल, बिल्कुल ठीक है, यानी गलना, जो सड़ना जिसे कहते हैं, कोई चीज गल जाती है। तो एक चीज तो आपको समझ में आई। दूसरी चीज, फिर इस पे अगर हम जेर लगाएंगे तो देखिए गाफ प्लस लाम, उसके नीचे जेर। अब ये हमने इस तरह किया, गिल, ठीक, यानी मिट्टी। फिर उसके बाद अब ये तो आ ही जाना चाहिए, पर इसके भी 2 मानी होते हैं, अभी मैं पूछूंगी। एक तो बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि 14 फरवरी भी आ रही है, सोचा इसीलिए नहीं, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ तो जबर था, यहाँ जबर था। हाँ, अब बताइए इसके मानी क्या है? गुल। गुल या गुल? गुल। गुल। गुल के मानी हिज्जे करिए, मुझे आपको लिखना सिखाना है, पढ़ना सिखाना है। गाफ लाम पेश गुल। गुल। गुल के 2 मानी होते हैं। एक तो खो जाना, गुल, गुम नहीं, गुल। एक तो फूल के माने होते हैं। फूल क्या होता है? फूल तो अहमक को कहते हैं, तलफ्फुज सही होना चाहिए। फूल। फूल, ठीक। गुल, चराग गुल हो गया। नहीं। गुल होना यानी बुझ जाना। चिराग गुल होता है, नहीं होता है? बुझ गया, चिराग जो है वो बुझ गया। भाई मोमबत्ती जल रही है, या कभी मिट्टी के तेल का चिराग देखा है? कब देखा था? बचपन में देखा था कभी? तो उसको फूंक मार के बुझाते हैं, नहीं बुझाते हैं? जी जी जी। तो ये है। तो आपको देखिए, अब ये यहाँ पे आपने 3 हमने एक जैसे लफ्ज लिखे, मैंने गाफ और लाम मिला मिला के लिखा, लेकिन मात्रा या आराब के जरिए से उनके मानी बदल गए। तो आपको उर्दू में मात्राएं भी याद रखनी है। जेर जबर पेश या जबर जेर पेश या और दूसरी मात्राएं हैं, उनको जब हम लगाते हैं तो उससे न सिर्फ ये कि लफ्ज़ों की आवाज़ें बदलती हैं, बल्कि ये भी होता है कि लफ्ज़ अलग मानी भी देते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है, वरना हम अगर मान लीजिए कहीं पर ज़बर लगा दें और उस लफ्ज़ के मानी वहाँ हो ही ना, तो कैसे बात होगी। तो इसलिए मैं अब एक नतीजे पर इस पर भी पहुंची हूँ आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। जब आप लोगों से बात होती है, कभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए से या कभी बराह रास्त भी, तो मुझे ये समझ में आता है कि बीच बीच में क्यों ना हम अपनी प्रैक्टिस को दोहराते भी रहें। हम जो कुछ सीखते आए हैं पीछे से, मसलन कभी हम उर्दू की गिनती ही सीख लें, कभी हम हरफों को मिलाना सीख लें, कभी हम ऐसे हरफों को सीख लें कि जिन पर ज़बर ज़ेर और पेश लगाने के बाद मानी बदल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम आपसे ज़बान सीखने के साथ साथ, मतलब ये भी मकसद आपको ज़बान सिखाना ही है, इसका एक मश्क भी करते रहेंगे, यानी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, उन चीज़ों का रिवीज़न भी करते रहेंगे, दोहराते भी रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आप उर्दू ज़बान को मुकम्मल तरीक़े से और इस तरह से सीख सकें कि कभी कोई आपसे अगर ये सवाल करता है कि इस लफ्ज़ के मानी क्या हैं या मात्रा लगने से किस तरह से लफ्ज़ के मानी बदलते हैं, तो आप बता सकें। क्योंकि हमारी एकेडमी का, यानी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद ही यही है कि आप लोगों को उर्दू ज़बान इस तरह से सिखाई जाए कि आप न सिर्फ ये कि ख़ुद ये ज़बान सीख जाएं, बल्कि दूसरों को भी इस मोहब्बत भरी ज़बान से आशना कर दें, यानी उनको भी सिखा दें। क्योंकि हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक भी पहुँचे,
क्योंकि उर्दू ज़बान का यही पैगाम है। आप सबका बेहद शुक्रिया।